उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के समवेत उपवेशन में उपस्थित भारत के महामहिम राष्ट्रपति परम श्रद्धेय आदरणीय श्री रामनाथ जी कोविंद, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभापति आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे सदन में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एवं सभी सम्मानित सदस्यगण, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के विकास में विशिष्ट महत्व रखने तथा भारतीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के विधानमंडल दल में माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं प्रदेश की समस्त जनता तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विधानमंडल दल के संयुक्त अधिवेशन में आपका संबोधन एवं मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के संसदीय परंपरा का ऐतिहासिक अवसर है। आपकी उपस्थिति से विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य गौरव का अनुभव कर रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा, हम सबको मालूम है कि माननीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश से हैं। हर व्यक्ति का अपने से लगाव होता है। हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते के ऊपर हम सब लोग कुछ न कुछ पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का होने के नाते से हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और मैं उस मोह का नहीं छोड़ पा रहा कि कानपुर का होने के नाते से मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति आप संसदीय लोकतंत्र की यात्रा में के माध्यम से उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हुए हैं। आप लगातार 2 बार राज्यसभा के सांसद, बिहार के महामहिम राज्यपाल, आपने दीर्घ संसदीय जीवन में आपको विधायिका और कार्यपालिका का गहन अनुभव है। आपने सदैव संविधान के मूल्यों को बनाए रखा, वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार किया और वैश्विक संपर्क का विस्तार किया। सांसद, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के रूप में आपका यश हम सबके लिए प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश का सबसे बड़ी विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा के 403 एवं विधान परिषद के 100 माननीय सदस्य हैं। इस विधानमंडल में प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों, जाति, धर्म तथा समुदाय से निर्वाचित सदस्यों का समावेश भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समरसता का पर्याय है। माननीय राष्ट्रपति जी का संबोधन एवं मार्गदर्शन इस समरसता को एक नया आयाम देगा। आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष महत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह महोत्सव देश की आजादी के संघर्ष की गौरवशील इतिहास को याद करने, देशभक्तों और बलिदानियों के जीवन से प्रेरणा लेने तथा देश की नई पीढ़ी को समृद्ध और संघर्षशील इतिहास से परिचय कराने हेतु संपन्न हो रहा है। यह महोत्सव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को मजबूत करने का भी अवसर है। प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को मजबूत करने में विधायिका की भूमिका सदैव प्रासंगिक रही है। अनेक ऐतिहासिक अवसरों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की विधायिका ने देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया है। देश के अन्य विधानमंडलों के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका प्रेरणा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोकतंत्र के नए मानदंड स्थापित करेगा, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। इस विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने हाल ही में निर्वाचित हुआ हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया।
मैंने प्रयास किया है कि इस संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप कार्य किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि विधानसभा में नए पुराने का संतुलन समावेश है। इस ऐतिहासिक विधानसभा में 126 माननीय सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए। इसके साथ साथ दूसरी बार से लेकर 10वीं बार तक निर्वाचित होने वाले माननीय सदस्यों में कुछ माननीय सदस्य लगातार इस विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस विधानसभा की एक और विशेषता है कि अलग अलग विधाओं से जुड़े अनेक माननीय सदस्य निर्वाचित होकर आए जो अपनी अपनी विधाओं में पारंगत हैं। 18 माननीय सदस्य चिकित्सक, 15 माननीय सदस्य इंजीनियर, 8 माननीय सदस्य प्रबंधन से जुड़े हुए, कई माननीय सदस्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिन्होंने पीएचडी करी है, और बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य जो केवल समाज के लिए समर्पित होकर जनता के बीच में विश्वास बनाकर इस विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 25 से 40 वर्ष की आयु में 51 माननीय सदस्य हैं और 41 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में 240 माननीय सदस्य हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि ई विधान की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के प्रथम शर्त से ही लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश ई विधान के मामले में पूरे देश में अग्रणीय स्थान रखता है। मैं माननीय सदस्यों ने ई विधान को सहजता से अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस बनाने में आश्चर्यजनक रूप से योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त विधानसभा का जो सत्र आप सभी अभी समाप्त हुआ है उसमें लगभग सभी प्रश्न लिए गए एवं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण बजट पर 225 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि संसदीय प्रक्रिया को और सुगम बनाया जाए। विधायिका को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है तथा माननीय सदस्यों से इस मंदिर में मर्यादा और शालीनता की अपेक्षा रहती है। संसदीय आचरण के अभाव में सदन की कार्रवाई में व्यवधान होता है और विधायिका की गरिमा गिरती है। मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वर्तमान विधानसभा का सत्र बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हुआ। प्रश्नकाल बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुआ। वर्षों बाद सदन की संपूर्ण कार्रवाई सुचारू रूप से संपादित हुई। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है। विधायिका और जनता एक दूसरे के पूरक है। निकट भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि हम विधानसभा को जनता के लिए खोलें, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर से उनका परिचय कराएं, सदन की कार्रवाई का प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, विधानसभा लोक कल्याण की दशा में किस प्रकार से कार्य कर सकती है, ये जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिले, ऐसी हमारी योजना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए, इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। उनका संबोधन हमारे लिए इस दिशा में प्रेरणा स्वरूप होगा। विधानमंडल के माननीय सदस्यगण आपसे जो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे उससे उन्हें सदन की कार्रवाई में प्रभावी सहभागिता की प्रेरणा मिलेगी। मैं पुनः उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संवेद उपवेशन में उपस्थिति के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का आपने तथा हमारे विधानमंडल की ओर से आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधान परिषद के माननीय सभापति जी, माननीय विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का भी अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। विधानमंडल के माननीय सदस्यों की उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। लीजिए आप हाथ लगा लीजिए। अब मैं
माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि अपना संबोधन। भारत के माननीय आदरणीय राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के माननीय सदस्य, पत्रकार एवं मीडिया साथी, आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस गौरवशाली विधानमंडल में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के संरक्षक आदरणीय श्री राम कोविंद जी का इस विधानमंडल के सदस्यों द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से भारतीय राजनीति एवं शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान एवं अग्रणी भूमिका रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश की माटी ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहरी जैसे अनेक महान सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर यह याद करना जरूरी है कि स्वाधीनता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपना कानून की थी, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व देश हमारा था और राज्य व कानून अंग्रेजों के थे। सिर्फ सालों के गिनने से यूं ही नहीं मन सकता कोई आज़ादी के जल से, वो तो जुल्म और सितम, नाइंसाफी, भेदभाव, खौफ से आज़ादी पर है मनते। जब तक हमारे देश में भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक किसी भी आज़ादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए आज भी कोई भी कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी भेदभाव का शिकार न हुआ हो। बिना बराबरी के कोई भी आज़ादी बेमानी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के स्वर्णिम इतिहास को भी याद करना जरूरी है, जिसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थर्नर हिल मैन मेमोरियल हॉल में हुई थी। वर्ष 2013 में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के गौरवी 125 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तरशती रजत जयंती भव्य रूप से मनाई गई। भारतीय गणराज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक सार्थक दिशा में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की यादगार भूमिका रही है। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने की पहल सन 1937 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में ही शुरू हुई, जिसे समाजवादी सरकारों ने हमेशा आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हिंदी उर्दू साथ रहे। आज़ादी की कुर्बानी में वतन शमा के परवाने जलते रहे थे भरी जवानी में। अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह ने जोड़े प्रश्न कहानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार किए गए। इस अवसर पर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना जरूरी है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम आज विधानमंडलों में अपने राज्यों के लिए कानून बनाने की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल को इस बात का गर्व है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियतें इसकी सदस्य रही। भारत के प्रधानमंत्री पर सुशोभित होने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री चौधरी चरण सिंह एवं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी सदन के सदस्य रहे। समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव, श्री नाज नारायण जी ने और सुधारवादी चिंतक सर सैयद अहमद खान ने इस विधानमंडल की शोभा बढ़ाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक एवं महान समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम लोहिया भी उत्तर प्रदेश के ही थे। जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष हेतु विधायिका का एक सशक्त फोरम है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि विधायिका अधिक से अधिक दिनों के लिए मिल सके
प्रतिपक्ष को विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहने का मौका अधिक से अधिक मिलना चाहिए, तभी संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। उत्तर प्रदेश ने संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए इस बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाएं और संरक्षित करें। हम सबके लिए गौरव की बात है कि माननीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे प्रदेश के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की गरिमा, समृद्धि, संस्कृति और संस्कार की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देनी है और इन सारे संकल्पों के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य रहे। आपके मार्गदर्शन में भारत केवल प्रगति के पथ पर ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि भारतीय संविधान का संरक्षण भी प्राप्त होगा और देश व प्रदेश के गरीब, दबे, पीड़ित महिलाएं, बच्चे और समाज के पिछड़े लोगों को आपका संबल प्राप्त होगा। हम विश्वास के साथ हम इस विधानमंडल में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अखिलेश जी। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अखिलेश जी। आपका पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति
कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, मैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के समवेत सदन को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का समवेत सदन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आपने विधानमंडल की संवेद सदन को संबोधित करने के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें आपका महत्वपूर्ण संबोधन और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के परोग गांव में जन्मे। एक साधारण परिवार में जन्म लेना, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा कानपुर नगर में लेने के पश्चात आपने कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के गौरव और गरिमा को बढ़ाना, ये पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वर्ष 1977 से 1979 तक आप दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के अधिवक्ता रहे। वर्ष 1969 में उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। वर्ष 1980 से 93 तक उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। सन 1994 में उत्तर प्रदेश से देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपका निर्वाचन हुआ। वर्ष 2000 में आप पुनः उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के साथ ही राज्यसभा की हाउस कमेटी के सभापति के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को आपने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया। 8 अगस्त 2015 को आप बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। कुलाधिपति के रूप में आपने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज के अनेक सुधार लागू किए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी प्रारंभ किया।
राज्यपाल के रूप में आपकी स्वच्छ छवि, कार्यकुशलता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल और सर्वोत्तम विकल्प के रूप में आपको प्रस्तुत किया और आप 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने वाले आप उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति भी, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आपने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। राष्ट्रपति के रूप में आपको मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वातिनी, क्रोएशिया, बोलिविया और गिनी गणराज्य द्वारा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों के दौरान देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अब भारत को एक नई वैश्विक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। स्वाधीन भारत के इतिहास में पिछले 8 वर्षों का यह कार्यकाल बेमिसाल साबित हुआ है। आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन का एक अवसर भी है, जिसे पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है तो इसकी धरती से ही सन 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्र समर की शुरुआत हुई थी। इतिहास के पन्नों में आजादी के ऐसे भी नायक हैं जिन्हें हो सकता है उचित स्थान न प्राप्त हुआ हो, परंतु उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अमृत महोत्सव के 5 सूत्र दिए। ये सूत्र हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, यानी अमृत महोत्सव का मतलब आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्पों का महोत्सव, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का महोत्सव। ये 5 सूत्र आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आत्मावलोकन का अवसर दे रहा है। 2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल निर्धारित करते हुए नवीन संकल्प के साथ नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे देश के नागरिकों को परिश्रम करने के लिए आह्वान किया है। इस अवसर पर याद करना आवश्यक होगा कि आजादी के इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपने कानून की थी। देश हमारा, लेकिन शासन अंग्रेजों का, इसलिए कानून भी उन्हीं का था। लंबे संघर्ष के बाद हमें अपना कानून बनाने का अधिकार मिलने की शुरुआत हुई।
यद्यपि हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार नहीं मिला था, केवल शुरुआत हुई थी। इसके दृष्टिगत राज्य स्तर पर विधानमंडल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और 5 जनवरी 1887 को विधान परिषद का गठन किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। स्थापना के समय विधान परिषद का कोई निश्चित स्थान नहीं था। परिषद की प्रथम बैठक प्रयागराज में, एक बरेली में और एक मालवी सभागार जो तत्कालीन बैनेट हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हुई थी। विधान परिषद की बैठकें प्रयागराज या लखनऊ के राजभवन में होती रही। कालांतर में लखनऊ में परिषद भवन निर्मित किया गया। यह भवन अब हमारा विधान भवन कहलाता है। वर्ष 1928 में यह भवन विधान परिषद का स्थायी स्थान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। अब विधान परिषद का मंडप विधानसभा को दे दिया गया। वर्ष 1937 में अपने गठन के पश्चात विधान परिषद की प्रथम बैठक भी तत्कालीन विधान परिषद के एक समिति कक्ष में हुई थी। तत्समय ही विधान परिषद के लिए एक अलग मंडप का निर्माण भी प्रारंभ किया गया, जो सन 1937 में तैयार हो गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आचार्य नरेंद्र देव जी जैसी विभूतियां उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मान्य सदस्य रही हैं। देश के प्रधानमंत्री को सुशोभित करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी इसी विधानमंडल के माननीय सदस्य रहे हैं। भारत के साथ शायद ही किसी राज्य के विधानमंडल में देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों। जनवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उत्तर सती रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने विधानमंडल के पूर्व और वर्तमान मान्य सदस्यों को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी स्थापना काल के पश्चात ही अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर देश को एक नई दिशा और विभिन्न विधानमंडलों को एक मार्गदर्शन भी दिया है। जनता के कल्याण और प्रदेश की प्रगति की दिशा में नए मापदंड और आयाम भी स्थापित किए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आहूत विशेष सत्र में पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों पर लगातार दिन रात 36 घंटे की चर्चा भी देश के सामने एक चर्चा का विषय रहा। संविधान दिवस 26 नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर विधानमंडल के विशेष सत्र में भी एक सार्थक चर्चा हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप भारत का विकास वर्तमान में हो रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश द्वारा विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की गई हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास तथा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए
पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश में विकास और निवेश का एक माहौल बना है। ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज केंद्र सरकार की 4 दर्जन विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं नौकरी प्रदान करने और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक समर्थ प्रदेश के रूप में उभरा है। अब हमारा राज्य देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जीवन और जीविका दोनों को बचाते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभावी प्रबंधन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा में कई विशिष्ट रूप से मान्य सदस्य निर्वाचित हैं। अभी हाल ही में महामहिम राज्यपाल जी के भाषण एवं वर्ष 2022-23 के प्रदेश सरकार के बजट पर विधानमंडल के मान्य सदस्यों ने संसदीय परिपक्वता का परिचय देते हुए एक सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन से मान्य सदस्यगण लाभान्वित एवं प्रेरित होंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वचन मान्य सदस्यों के संसदीय और विधायी जीवन की सफलता में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ एवं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संवेद सदन में पधारने हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी, विधान परिषद के माननीय सभापति जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा आप सभी माननीय सदस्यों को भी इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक महामहिम राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी, दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के माननीय सदस्यों के लिए आज गौरव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनका संबोधन माननीय सदस्यों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक है। इस पुनीत अवसर पर देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश के नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। इसके साथ ही जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनः निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी,
75 वर्ष में देश को यहाँ तक पहुँचाया, मैं उन सभी को भी नमन करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के स्वावलंबन का प्रतीक है। आज भारत की विकास यात्रा के अवलोकन का अवसर है। यह महोत्सव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था, जो 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक अनवरत जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन गौरव का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति के संसदीय एवं विधायी अनुभव तथा व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का लाभ माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी राष्ट्रीय यात्रा का एक उत्सव है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई आज़ादी की विरासत को संजोने का उत्सव भी है। यह उत्सव नए भारत के निर्माण और स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करने का भी अवसर है। यह हमारा गंभीर दायित्व है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके आदर्शों को आत्मसात करें और प्रेरणा लें। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम आज़ाद भारत की सबसे बड़ी विधायिका में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह विधायिका उनके आदर्शों और संघर्ष का प्रतिरूप है, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी इस विधायिका का एक सम्मानित सदस्य निर्वाचित हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घटनाओं का अगुवा रहा है। देश को दिशा और नेतृत्व प्रदान करने वाले महान राजनीतिज्ञ एवं विभूतियां इस विधानमंडल के सदस्य रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, सर सैयद अहमद, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू जैसे अनेक राजनेता, विद्वान और जनसेवक इस विधायी संस्था से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश की विधानमंडलों में ऐसी अकेली संस्था है जिसने देश को श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और श्री वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिसके साथ ही राज्य को सबसे अधिक 9 प्रधानमंत्री देने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस लखनऊ से निर्वाचित होकर देश का नेतृत्व किया और आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रदेश से निर्वाचित होकर देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले राज्य के ऐतिहासिक विधानमंडल का सदस्य होना आपके लिए गौरव की बात है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यों की भूमिका में निरंतर वृद्धि एवं परिवर्तन हो रहे हैं। सदन एवं संसदीय क्षेत्र में कर्तव्यों एवं दायित्व का विस्तार हो रहा है। ऐसे में संसदीय ज्ञान और कार्य कौशल में विशेषता माननीय सदस्य गणों को अपने दायित्व निर्वहन में सरलता और सहजता प्रदान करती है। अतः माननीय सदस्य गणों को अपनी कार्यशैली एवं विशेष रूप से सदन एवं सदन के बाहर आचरण का अवलोकन करना होगा। सदन की कार्यवाही सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित हो सके, राज्यपाल अभिभाषण जैसे संवैधानिक कार्य पर संसदीय आचरण और गंभीरता बनाए जाने की आवश्यकता है। तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत
आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज है। आज हमारा देश अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। विधानमंडल के समवेत इस उपवेशन में महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन और उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपको जनप्रतिनिधि की आदर्श भूमिका के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संसदीय इतिहास में दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ेगा। अंत में मैं विधानमंडल के समवेत इस उपवेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः अभिनंदन करती हूँ तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर उपस्थित विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं विधानमंडल के माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब मैं स्वभाव के सरल, सौम्य, राष्ट्र हेतु समर्पित, संस्कृति के अनुरूप संस्कारित, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत, भारत को विश्व पटल पर के गौरव को आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राष्ट्रपति जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष अधिवेशन में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, विधान परिषद के सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी, उपस्थित सभी विधायकगण, अन्य प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को इस महत्वपूर्ण सत्र में संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यदि हम कल्पना करें, यूरोप के 3 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की बात करें, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उन तीनों की जनसंख्या को मिलाकर जितनी उनकी कुल आबादी है उतनी अकेले उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिक विविधता यहाँ के लोकतंत्र को और भी समृद्ध और मजबूत बनाती है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी अनेकता में एकता की हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण राज्य में आप सबका जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना विशेष महत्व की बात है। इसलिए मैं आप सभी को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की प्रत्येक यात्रा अपनी जन्मस्थली व आरंभिक जीवन की कर्मस्थली से जुड़ने और अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर भी प्रदान करती रही। मेरी इस यात्रा के दौरान
3 जून को प्रधानमंत्री जी ने मेरे गांव परौंक का भ्रमण किया। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की तथा मेरे गांव में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। यह कार्यक्रम मेरे गांव के इतिहास की अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में लोगों की स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। 4 जून को कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर को संबोधित करते समय मैंने इस राज्य के उद्यमियों में एक नए उत्साह का अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। इस यात्रा के दौरान गोरखपुर भी गया। वहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने तथा श्री गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने की स्मृतियां मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहेंगी। कल मुझे संत कबीर नगर में मगहर स्थित कबीर चौरा धाम जाने का सौभाग्य भी मिला। वहां जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा महत्व रखता है। संत कबीर अकादमी में भविष्य में होने वाले अध्ययन व शोध कार्य उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक, सामाजिक व शैक्षिक विरासत को और मजबूत बनाएंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उनका दर्शन करके तथा वहां के नवनिर्मित गलियारे और परिसर के सौंदर्य तथा भव्यता को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब उस परिसर में जाने पर यह एहसास होता है कि महात्मा गांधी ने सन 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी यात्रा के संदर्भ में जो कहा था कि वहां की सकरी व गंदी गलियों तथा व्यवस्था के विषय में जो असंतोष व्यक्त किया था उसे प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया है। देवी और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि भारतीय लोकतंत्र के बीच हमें पश्चिम के देशों से नहीं मिले, बल्कि उनका स्पष्ट उदाहरण भगवान बुद्ध के समय में गठित संघों की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। आज आप सभी जनप्रतिनिधिगण उस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आप सबके ऊपर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। लेकिन मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। लेकिन इतनी संख्या से संतोष नहीं करना चाहिए। जो कुल 403 सदस्यों का लगभग 12% है। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधार करें। आदरणीय सदस्यगण, इतिहास के हर दौर में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा है।
भारत की संविधान सभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी राज्य से गए। यही नहीं, यहाँ के प्रतिनिधियों का योगदान भी उच्च स्तरीय का था। उन प्रतिनिधियों में पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, हृदयनाथ कुंजरू, बीवी केसकर, पदमपत सिंघानिया, जॉन मथाई, हसरत मोहानी, श्रीमती कमला चौधरी, आचार्य जेवी कृपलानी, महावीर त्यागी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी तथा रफी अहमद किदवई जैसी अनेक प्रतिभाएं शामिल थीं, जिनमें कुछ के ही नामों का उल्लेख मैंने किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के जिन गलियारों में आप सभी जनप्रतिनिधि गण का आना जाना होता है, वहीं आप सबके यशस्वी पूर्ववर्ती आते जाते थे। आपके उन पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों में आजादी के पहले वर्ष 1937 तथा 1946 में गठित दोनों विधानसभाओं के अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा कल्याण सिंह जैसी दिवंगत विभूतियां शामिल हैं। इस क्रम में मुलायम सिंह यादव जी और बहन मायावती जी की भूमिकाएं भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने वर्षों तक इस राज्य को कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा जिनका राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रव्यापी राजनीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लिए इससे बढ़कर गर्व की बात क्या हो सकती है कि इस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में से 9 प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश को नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू के रूप में देश को पहला प्रधानमंत्री तथा इंदिरा गांधी के रूप में प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही जाता है। आदर्शों पर आधारित राजनीति व जनसेवा के प्रति 2 पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद चुने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा चंद्रशेखर जी ने सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किए। राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बने व प्रधानमंत्री चुने गए। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को अपने गृह नगर की तरह अपनाया तथा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को नए आयाम प्रदान किए। अपनी विचारधाराओं तथा नैतिक आदर्शों से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व सामाजिक सोच पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश की ऐसी विभूतियां रहे हैं जिनके जीवन चरित्र से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को बहुत कुछ सीखना। उन दोनों महान विभूतियों ने अपनी विचारधाराओं से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु व्यापक स्तर पर राजनीतिक संस्कृति को भी परिभाषित किया। देवियों और सज्जनों, आरंभिक दौर में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के प्रायः सभी सदस्य स्वाधीनता सेनानी हुआ करते थे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान आत्मसात किए गए अपने आदर्शों को स्वाधीनता के बाद भी अपने राजनीतिक जीवन में बनाए रखा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास अद्भुत उदारता और व्यापकता के उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। उत्तर प्रदेश में ही स्वाधीन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के निर्वाचन का इतिहास रचा गया। बंगाल में जन्मी और सिंधी परिवार में ब्याही श्रीमती सुचेता कृपलानी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी। उस ऐतिहासिक घटना को महिला सशक्तिकरण के आरंभिक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए तथा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को इस संदर्भ में एक अग्रणी राज्य बनाना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि नीति आयोग की
एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के तहत महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का अंतर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यह जेंडर इक्वालिटी का एक महत्वपूर्ण मानक है। इस उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को साधुवाद दूंगा। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। इसी प्रकार आम, आलू, गन्ना व दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हाल के वर्षों में राज्य में सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। रेल तथा एयर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा अन्य राज्यों में तथा विदेशों में आर्थिक प्रगति के प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनैतिक व प्रशासनिक स्थिरता की संस्कृति का निर्माण करते हुए ये विश्वास जगाया है कि निकट भविष्य में ही उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा अर्बन डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं इस प्रदेश में उपलब्ध है। राष्ट्रपति के रूप में अभी तक मैंने 33 विदेश यात्राएं संपन्न करके उन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। देश के सभी राज्यों व क्षेत्रों में भी भ्रमण करके जनता से मिलने का अवसर मुझे मिला है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसी उपजाऊ भूमि तथा कृषि के लिए सहायक प्राकृतिक स्थितियां हैं, वे पूरे विश्व में तथा भारत के अन्य प्रदेशों में कहीं पर भी नहीं। अतः कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता पर तथा कृषि आधारित उद्यमों पर और अधिक ध्यान देकर राज्य की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि वर्तमान में केंद्र एवं राज्य की सरकारें मिलकर इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रिय जनप्रतिनिधिगण, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों को मिलाकर विधायिका का गठन होता है, उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यपाल तथा सदनों को मिलाकर राज्य की विधायिका का गठन होता है। यह एक सुखद संयोग है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महात्मा गांधी की शिष्या श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल निष्ठावान जन सेविका श्रीमती आनंदीबेन पटेल। विधानमंडल को कर्मठ महिलाओं का मार्गदर्शन मिलना सामाजिक प्रगति में बहुत सहायक होता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द का गौरवशाली इतिहास रहा है। कभी कभार इस समृद्ध परंपरा के विपरीत जो अमर्यादित घटनाएं हुई हैं, उन्हें अपवाद के रूप में भुलाने का प्रयास करते हुए आप सबको उत्तर प्रदेश की स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को और मजबूत बनाना है। लोकतंत्र में सत्ता तथा प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, परंतु दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, इन दिनों हम सभी देशवासी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव का एक उद्देश्य उन शहीदों को याद करना भी है जो प्रायः विस्मृत रहते हैं तथा जिनके बारे में सभी देशवासियों को, विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा के साथ साथ संघर्ष की अन्य धाराएं भी प्रवाह में थीं। उन सभी धाराओं से मिले जुले आवेग के सामने अंग्रेज टिक नहीं सके और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अनेक ऐसे अज्ञात और गुमनाम स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिनके विषय में और अधिक जानकारी सुलभ होनी चाहिए। विख्यात
सेनानियों के विषय में भी और अधिक जानकारी का प्रसार होने से नई पीढ़ी में जागरूकता बढ़ेगी। सन 1857 में यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कानपुर के समीप बिठूर में नाना साहब स्वाधीनता समर को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उनके साथ तात्या टोपे जैसे योद्धा थे तथा अजीमुल्ला खान जैसे सलाहकार थे। नाना साहब के साथियों द्वारा रोटी और कमल के जरिए क्रांति का संदेश पहुंचाने की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई। उस संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सहयोगिनी वीरांगना झलकारी बाई ने अपनी वीरता को सबको चकित कर दिया। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 1857 के उसी स्वाधीनता संग्राम में अवध क्षेत्र में उदा देवी जैसी वीरांगना ने शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा लिखी। मेरठ की छावनी से क्रांतिकारी सिपाहियों का दिल्ली पहुंचना तथा अनिश्चय तथा भय से आक्रांत मुगल बादशाह के हृदय में बगावत की भावना जागृत करना इसी प्रदेश के लोगों का काम था। तात्या टोपे के वीरता पूर्ण अभियानों से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनके रूप में शिवाजी महाराज ने फिर से अवतार ले लिया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पराक्रमी और शूरवीर योद्धाओं की परंपरा में राजा सुहेल देव तथा राजा बिजली पासी का सादर स्मरण किए बिना इस प्रदेश की वीर गाथा अधूरी रह जाती। 20वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ मैनपुरी षड्यंत्र को अंजाम देने वाले आगरा में जन्मे तथा औरैया में अध्यापक रहे गेंदालाल दीक्षित ने विद्रोही युवाओं में क्रांति की ज्वाला जगाई तथा अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों को सबक सिखाया। शाहजहांपुर में जन्म लेने वाले राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना को अपने तथा अन्य क्रांतिकारियों के जीवन में चरितार्थ किया। शाहजहांपुर के ही अशफाकुल्ला खां भी राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी थे। चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय थे। मुझे इस बात का हार्दिक संतोष रहता है कि मैंने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रयागराज में स्थित आजाद पार्क में जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वहां जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। बनारस में शिक्षा प्राप्त करते हुए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी क्रांतिवीरों की पूजनीय परंपरा का हिस्सा बने। प्रयागराज में जन्मे और कानपुर में सक्रिय रहे गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वाधीनता संग्राम व सामाजिक सौहार्द के लिए आत्म बलिदान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने का संकल्प पूरा करने वाले सरदार भगत सिंह के साथ उनके क्रांतिवीर साथी थे बटुकेश्वर दत्त, जिनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ जिन दुर्गा भाभी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, उस वीरांगना का जन्म भी आज के कौशाम्बी जिले में हुआ था। अनेक बार जेल की यातनाएं सहने वाली दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद में एक कन्या पाठशाला में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और गाजियाबाद में ही उनका निवास स्थान बना रहा। कानपुर के डीएवी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिव वर्मा और महावीर सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। एटा में जन्मे क्रांतिकारी महावीर सिंह को अंग्रेजों के लिए खतरनाक माने गए क्रांतिकारियों के साथ अंडमान भेज दिया गया। वहां कारावास में ही शारीरिक अत्याचारों के परिणाम स्वरूप उनकी जीवन यात्रा का अंत हो गया। परसों यानी विगत 4 जून को मुझे गोरखपुर के गौरवशाली इतिहास से जुड़े एक लाइट एंड साउंड शो को देखने का भी अवसर मिला। गोरखपुर से जुड़े अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि गोरखपुर में 4 शहीद स्मारक हैं जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा का परिचय देते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिवीरों की सूची इतनी लंबी है कि सबके नामों का उल्लेख करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे क्रांतिवीरों की याद में शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएं, साथ ही अन्य माध्यमों के जरिए उनकी जीवन गाथाओं से लोगों को अवगत कराया जाए। अंत में
आप सभी जनप्रतिनिधियों से मैं एक विचार अवश्य साझा करना चाहूंगा कि विधानमंडल लोकतंत्र का मंदिर होता है। जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। प्रदेश की जनता को आप सबसे बहुत सी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आपकी जनसेवा के दायरे में सभी नागरिक शामिल हैं, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया हो या ना दिया हो। इसलिए हर व्यक्ति के हित में कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अपनी संवैधानिक शपथ के अनुसार आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अलावा पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए कार्य करने हेतु वचनबद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश शीघ्र ही हर तरह से उत्तम प्रदेश बनेगा। जब देश का सबसे बड़ा राज्य प्रगति के उत्तम मानकों को हासिल करेगा तो स्वतः ही पूरे देश के विकास को संबल प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आज से 25 वर्ष बाद जब हमारे देशवासी आज़ादी की शताब्दी के उत्सव मना रहे होंगे, तब उत्तर प्रदेश विकास के मानकों पर भारत के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका होगा और हमारा देश विश्व समुदाय में विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों निवासियों को माननीय राष्ट्रपति जी, हम आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अभिभूत हैं। इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण आपके प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। धन्यवाद। आप सभी का तिलक हॉल में दोपहर भोजन के लिए आमंत्रण है। आपसे निवेदन है कि सब लोग वहां पर भोजन करें। धन्यवाद।